फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 250 क्वेश्चन करवाने के लिए कहा था, तो उसमें से मैं आपको 100 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले वीडियो में करवा चुका हूँ और ये आपका सेकेंड वीडियो होने वाला है जिसमें बाकी के सभी क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको देख लेना। इसकी पीडीएफ फाइल में मैंने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखे हैं 101 से दे रखे हैं, ये आगे क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ, तो इनको आपको अच्छे से देख लेना। तो इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं कि चोल शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी ज्यादा था। तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा धर्म था चोल शासनकाल में जो सर्वाधिक प्रचलित था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने सभी दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किस चोल नरेश ने श्रीलंका तक अपना सैनिक अभियान किया था, यानी कि कौन से चोल शासक थे नरेश ने श्रीलंका तक अपना सैनिक अभियान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस चोल नरेश ने श्रीलंका तक अपना सैनिक अभियान किया था, तो वो हो जाएंगे आपके सामने राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। किस मूर्तियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यानी किस मूर्तियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। तो तांबे की नटराज शिव की मूर्ति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो तांबे की नटराज की शिव की जो मूर्ति थी वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी सभी मूर्तियों में से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था, इन राष्ट्रकूट जो वंश था उसका सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो कौन था। तो गोविंद तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोविंद जो थर्ड था वो इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था राष्ट्रकूट राजवंश का। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो हो जाएगा गोविंद तृतीय। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था वो कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था उसका नाम आपको बताना है दंत दुर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं चालुक्य वंश का शासक कौन था। तो जय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य जो वंश का शासक था वो हो जाएगा आपके सामने जय सिंह, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कंचों के कैलाश मंदिर और मलप्पुरम के शिव मंदिर का निर्माण किस वंशों के शासकों ने करवाया था। तो पल्लव वंशों ने इसका निर्माण करवाया था, कंचों के कैलाश मंदिर का और मलप्पुरम के शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया था कौन से वंशों के शासकों ने करवाया था। तो पल्लव वंशों के शासकों ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रचना हर्ष के द्वारा रचित नहीं है, यानी हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो उसके बारे में आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा हर्षचरित जो हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी की है जो आपके हर्ष के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीन यात्री भारत आया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं अंतिम हिंदू सम्राट का नाम बताइए। अंतिम हिंदू सम्राट का क्या नाम था। तो सम्राट हर्ष, यानी सम्राट हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंतिम हिंदू सम्राट का नाम हो जाएगा हर्ष। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं हरिश्चरित के लेखक कौन है। तो बाण भट्ट हो जाएंगे, हरिश्चरित के जो लेखक है वो बाण भट्ट हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना होगा। और अंतिम कौन थे, ये हिंदू सम्राट थे। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। तो कब किया था, 620 ईस्वी में किया था। कब किया था, 620 ईस्वी में किया था। पुलकेशन द्वितीय ने जो हर्ष को पराजित किया गया था वो 620 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर देख लेते हैं आपके सामने देखिए 13वां क्वेश्चन 113 पांडवों के संरक्षण में पांडवों के संरक्षण में हुआ तीसरा संगम जिस स्थल पर हुआ था उसका नाम बताओ। यानी कि पांडवों के संरक्षण में हुआ तीसरा संगम है जिस स्थल पर हुआ था उसका क्या नाम था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखते हैं एलोरा के बारे में दे रखा है कि एलोरा का कैलाश का जो मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था। तो एलोरा के जो कैलाश का जो मंदिर है ये प्रथम कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, एलोरा के कैलाश का जो मंदिर है कृष्ण प्रथमों ने बनाया था इसे। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अच्छा किसने भी। फिर देख लेते हैं आगे, पल्लव काल में विद्या और शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव काल में विद्या शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, नौसेना का अभूतपूर्व विकास किस काल में हुआ था। तो चोलों के काल में हुआ था। ठीक है, यानी कब हुआ था, चोलों के काल में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आगे, प्रथम तमिल संघ की स्थापना किसने की थी। प्रथम तमिल संगम की जो स्थापना की गई थी वो किसने की गई थी। तो प्रथम जो तमिल संगमों की स्थापना की गई थी आपके सामने फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने 18वां क्वेश्चन, पल्लव स्थापित कला का सुंदरतम नमूना क्या है। तो मलयालमपुरम रथ का मंदिर। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ये वहाँ का मंदिर है। ठीक है, रथ का मंदिर। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, तमिल साहित्य के अमूल्य निधि है, यानी तमिल साहित्य की जो अमूल्य निधि है वो क्या हो जाएगी, वो आपके सामने हो जाएगी फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, चोलकालीन मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है। ये मोहम्मद गोरी की हत्या से, इसका राइट आंसर नहीं, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि चोलकालीन मंदिर निर्माण में कला का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर का। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं, मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी, 1206 में हुई थी। ठीक है, 1206 के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए थे, इसमें मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर देखिए, महमूद गजनी का देहांत कब हुआ था। 1030 में हुआ था। ठीक है, 1030 में हुआ था। भारत पे 1025 में आक्रमण किया था इसने। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण कब किया था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर फर्स्ट आक्रमण कब किया था, 1175 में किया था मोहम्मद गोरी ने। अच्छा किसने भी। ठीक है, 1175 में किया था सबसे पहले। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं, पंजाब गजनी साम्राज्य का भाग बना गया था, कब बना था। पंजाब गजनी साम्राज्य का भाग बनाया गया था तो मोहम्मद गजनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मोहम्मद गजनी के द्वारा बनाया गया था पंजाब गजनी साम्राज्य का भाग। ठीक है, फिर देखिए, मोहम्मद गजनी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था भारत पर। ठीक है, फिर मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ में किया था 1025 में। ठीक है, फिर मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पर किया था 1018 में। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, 1018 में किया था। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि तिरान की लड़ाई की युद्ध, दूसरा लड़ाई कब हुई थी। दूसरा आपके सामने 1192 में हुई थी। ठीक है, और फर्स्ट आपकी 1191 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आपके सामने तिराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में हुई थी। ठीक है, पल्लव वंश का शासक कौन था। तो पल्लव वंश का हो जाएगा पप्पा देव। ठीक है, यानी कि इसका राइट सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कि यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण का प्रारंभ है किस देश में हुआ था। तो यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ था इटली में। ठीक है, कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था पुनर्जागरण, इटली में हुआ था। ठीक है, फिर देखिए 132वां क्वेश्चन देखिए, प्रिंसेंसिया नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो न्यूटन ने लिखा है। ठीक है, फिर देखिए, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की खोज की थी न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की जो खोज है किस वैज्ञानिक ने की थी, तो न्यूटन ने की थी। ठीक है, समुद्री मार्गों से शिव की परिक्रमा सबसे पहले किसने किया था। तो हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा, मैगलिन ने किया था। समुद्री मार्ग से विश्व के परिक्रम में सबसे पहले किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नई दुनिया की खोज करने वाले महान नाविका कौन थे। तो कोलंबस हो जाएंगे। ठीक है, कोलंबस हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी नई दुनिया की खोज करने वाले महान नाविका कौन थे, तो हो जाएंगे आपके सामने कोलंबस। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि आगे का क्वेश्चन देखते हैं, उत्मास अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। तो इनका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 137वां क्वेश्चन देखिए, प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक कौन था। तो मार्टिन लूथर थे। कौन हो जाएंगे, फोर्थ, यानी इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे 138वां क्वेश्चन, अब
सा वर्ग की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1555 में हुई थी। कब हुई थी? 1555 में हुई थी। कब हुई थी? 1555 में हुई थी, ठीक है। फिर देखिए, समापत्र का प्रयोग होता है, समापत्र का होता है पाप से मुक्ति पाने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए समापत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सेकंड ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए, समानता की अस्तीना से एक ऐसे हथियार छिपा हुआ था जो कि किसी दिन उस पर प्रहार करेगा, ये किसका कथन था? तो ये हो जाएगा हेनरी मॉन्ट्रोन का, यानी कि इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, समांतवादी की विशेषता नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी? धनुष की समांतवादी की विशेषता नहीं थी, ठीक है, यानी धनुष का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सामंतवाद का कौन सा दोष था? तो शोषण, यानी सामंतवाद का कौन सा दोष था? शोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में फिर देख लेते हैं, आपके सामने एक 44वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है सामंतवाद के पतन के लिए उत्तरदायी था? यानी कि सामंतवाद के जो पतन के लिए उत्तरदायी था, तो पारंपरिक संघर्षण से था वो, ठीक है, पारंपरिक संघर्षण से। फिर देखिए, मैनुअल प्रणाली का संबंध किससे हो जाएगा? तो सामंतवाद से हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, 146वां क्वेश्चन था कि गुलामों का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो गुलाबों का जो युद्ध हुआ था ना, वो आपके सामंतों के बीच में हुआ था, गुलाबों और सामंतों के बीच में हुआ था युद्ध, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, आपके सामने दे रखा है 147वां क्वेश्चन, ठीक है। वह ड्यूटी राजा कौन थे जिसने सर्वप्रथम अत्याचार सामंतों का दमन किया था? तो हेनरी सप्तम थे वो, हेनरी सप्तम, यानी किसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। फिर देख लेते हैं, आपके सामने धर्म सुधार आंदोलन की किसी शताब्दी की घटना जिसमें ईसाई जगत को दो भागों में बांटा गया था? तो धर्म सुधार आंदोलन की किसी शताब्दी की घटना है जिसमें ईसाई ही जगत को दो भागों में बांटा गया था? तो उसका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, 16वीं सदी हो जाएगी, 16वीं शताब्दी हो जाएगी वो, ठीक है। फिर देखिए, घंटे की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1876 में हुई थी, ठीक है। फिर देखिए, बाइबल का जो जर्मनी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो बाइबल का जो जर्मनी भाषा में सबसे पहले जो अनुवाद किया गया था, वो किया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इन बाइबल का जो जर्मनी में भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किया गया था, तो मार्टिन लूथर ने किया था, ठीक है। फिर देखिए, स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय की शासनावधि कब से कब तक रही थी? तो ये रही थी 1556 से लेके 1598 तक रही थी, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि स्पेन ने किस राजा का शासन काल इतिहास में राजस्व अजारकत की युग से माना गया था? तो ये हो जाएगा आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, 30 वर्ष युद्ध की अवधि थी, 30 वर्ष की अवधि हो जाएगी आपके सामने 1618 से लेके 1648 तक। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? हुई थी 1648 में हुई थी। कब हुई थी? 1648 में हुई थी। फिर आगे देख लेते हैं, डेविलेशन का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1667 में हुआ था। फिर आगे देखते हैं, यूटिक्स की संधि हुई थी आपके 1731 में हुई थी। और शानदार सम्राट किसे कहा जाता है? तो लुइस 14वां को कहा जाता है शानदार सम्राट। फ्रांस चित्रपट का जनक कॉर्नेल को कहा जाता है। और इंग्लैंड ड्यूडर वंश का शासक कौन था? हेनरी सप्तम था। और एक्सपियर किस देश का व्याख्याकार नाटककार था? इंग्लैंड का हो जाएगा ये। मार्को पोल कहाँ के व्यापारी थे? मार्को पोल हो जाएंगे इटली के। और भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। मानवतावाद का पिता किसे माना जाता है? तो पोर्ट्री को माना जाता है। और ट्रिनिज की संधि कब हुई थी? हुई थी 1669 में हुई थी। और ये देखिए आपके सामने, मेरे जीवन से सम्मान के अंतर्गत संसार में कुछ भी शेष नहीं रहा है, ये कथन किसका हो जाएगा? तो लुई सोलवे का नहीं, फ्रांसिस जी प्रथम का हो जाएगा ये, ठीक है। मैं ही मैं ही राज्य हूँ, ये किसका कथन है? तो लुई 14वां का इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन के उत्तराधिकारी का युद्ध कब हुआ था? 1702 में हुआ था। स्पेन के उत्तर अधिकारियों का युद्ध कब हुआ था? 1702 में हुआ था ये। स्पेन के राजा किस राजवंश से थे? सेकंड इनका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन का पहला महत्वपूर्ण सम्राट कौन था? तो चार्ल्स प्रथम था।
ठीक है। चार्ल्स प्रथम था, स्पेन का पहला महत्वपूर्ण सम्राट पंचम था। ठीक है। फिर इस संधि देख लेना, आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपको देख लेना। ठीक है, जो आपको पीडीएफ फाइल में ये मिल जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, ये पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इनको देख लेना। ठीक है, इसमें 50 से क्वेश्चन और बच रहे होंगे जो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि लंबा वीडियो होता जा रहा है फिर। ठीक है, देखिए यहाँ से एक से, ठीक है, यानी 150 के समथिंग